हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज संग्राम शुरू हो गया है, नहीं? आज संग्राम क्या हो गया है? शुरू हो गया है। संग्राम की घड़ी थी, बरसों से नहीं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। सब्र का घड़ी जो था वो आज ख़त्म होने के कगार पर है। तो इसी टारगेट पॉलिटेक्निक सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों के बीच क्या लेके आए हैं? तो महाभारत। क्या लेके आए हैं? महाभारत आपके बीच लेके आए हैं। ज़रा देखिएगा तो इस लेक्चर में, इस सीरीज में जो हम आप लोग को, एक सेकेंड, जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इस सीरीज में जो हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा, उसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। महाभारत युद्ध का मैदान है आप लोग को, तो वो युद्ध का मैदान नहीं जिसका चर्चा कभी कौरवों ने किया करता था पांडवों के बीच, वो नहीं है। यहाँ पर चर्चा जो होगा वो आपको पॉलिटेक्निक और आपके बीच होगा। तो उस मैदान का प्रिपरेशन हम लोग यहीं से करेंगे। पेपर से पहले पेपर की तैयारी, ज़रा देखिए हम क्या ट्रेडिशनल टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। उस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर लेके क्या आए हैं। ध्यान से देखिएगा तो अब इसलिए आपको समझ में आएगा क्या लाए हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 आज का जैसे सभी के द्वारा महा मैराथन चलाया जाता है, वैसे ही हम आपके बीच क्या लाए हैं? महाभारत लेके आए हैं। क्या लाए हैं? महाभारत। वैसे भी हमारा भारत क्या है? महान है, इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं है। हर एक दृष्टिकोण से, चाहे यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का भाषा हो, यहाँ का रहन सहन हो, यहाँ का खान पान हो, सब दृष्टिकोण से हमारा देश क्या है? महान है। और हमें अपने इस देश पर बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है, नो डाउट। महाभारत लेके आए हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चंस होंगे। और ये मैदान आपको ऐसा मैदान है महाभारत का, जहां हम लोग क्या करेंगे? पेपर से पहले पेपर की तैयारी करेंगे। ये पहली बार सुना होगा, पेपर से पहले पेपर की तैयारी। इट मीन्स क्या? आप जो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, या किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, या अदरवाइज किसी भी कंपटीशन का, आईआईटी का जाते हैं, नीट का जाते हैं, कॉमेट का जाते हैं, क्यूसेट का जाते हैं, बीसीईसी का जाते हैं, या बहुत सारे जो आप कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं और उसके तैयारी करने के बाद जब उसका परीक्षा देने आप लोग जाते हैं, तो उससे पहले जो आपका पेपर कंप्लीट करवाया जाता है, वही पेपर हम आप लोगों के बीच आज कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है? पेपर से पहले पेपर की तैयारी। यानी यहीं पे हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100% स्टेमिना को लेते हुए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, इतने अब पहले तो बहुत कुछ बता ही दिए हैं, अब तो इतने मैच्योर हो गए कि रेस में 2 दिन 4 दिन पहले मैंने बताया था पोजीशन ले लो, बहुत जल्दी मैदान में पहुंचना है, और आज पहुंच चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रेस आपको कहां पहुंचा के दम लेगी? तो यहां पर आपको पहुंचा देगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस के माध्यम से आपको ये सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और आप लोग ये दिमाग में रखेंगे कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, अच्छा को चला, तो आगे भी आपको महाभारत टाइप का ही सीरीज और महाभारत टाइप के लेक्चर 1.5 2 2.5 घंटे का कंटिन्यू आपको मिलेगा, यदि आपका सपोर्ट रहा तो। पहले तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा, ऐसे योद्धा की तरह आपको बिल्कुल डट के रहना होगा। मंजिल क्या है सोचना नहीं है, मंजिल क्या है सोचना नहीं है। मैदान में चले गए तो वापस आना नहीं है। दिखाई दे रहा होगा, अकल से हो, शकल से हो, चाहे जैसे भी हो, युद्ध के मैदान में चले गए तो मर के वापस आना ही बहादुरी कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए टाइम को कम लेते हुए। तो टारगेट पॉलिटेक्निक में आपका क्या लाया गया है? तो हम आप लोगों के बीच किसको लेके आए हैं? महाभारत को लेके आए हैं। किसको लेके आए हैं? महाभारत को लेके आए हैं। ये महाभारत के माध्यम से आपको इस पूरे लेक्चर में
100 या 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होगा वो आपका रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन होगा या वैसे थ्योरी से क्वेश्चन होंगे। ज़्यादातर वैसा क्वेश्चन को लिया गया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, वैसे 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और मैथ भी होगा। और ये बेटा लंबा चलने को है, लंबा चलने को है, तो आराम से इत्मीनान से हमारे साथ बिल्कुल जॉली मूड में बने रहो। कहीं कोई प्रवाह टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे। ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम लोग इतना समय निकाल दिए और कितना कुछ जाने हैं, वो बाद में पता चलेगा। तो शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं किसका, महाभारत के मैदान में आप लोग को ले चलते हैं, उतरते हैं महाभारत के मैदान में, देखते हैं कि हमारे सामने कौन योद्धा खड़ा है और पहले किससे लड़ना है, हमको किस पर वार करेंगे हम, वो अब पता चलेगा। देखिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला योद्धा जो हमसे टकराने के लिए तैयार है वो योद्धा क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिड मतलब होता है अडिगता। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश है, हम ये एक एक चीज़ का हिंदी आपको बताते रहेंगे, सब चीज़ हिंदी में लाए हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर या इसके बाद तो हिंदी लाएंगे ही, घबराने की बात नहीं है। तो कहता है कि मॉडुलस जो होता है वो आपका मापांक अडिगता का बीमीय सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, बीमीय सूत्र आपको बताना है। तो मैं जरा सा आपको चर्चा कर दूं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो आपको क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है स्ट्रेन बट्टा स्ट्रेस होता है। क्या होता है, स्ट्रेन बट्टा स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस बट्टा शेयरिंग स्ट्रेन होता है, शेयरिंग स्ट्रेन होता है। यानी क्या, शेयरिंग स्ट्रेस बट्टा शेयरिंग स्ट्रेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूपण गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल बट्टा अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल बट्टा अपरूपण विकृति। तो इसको जो समझेंगे हम लोग, तो ये आपका शेयरिंग स्ट्रेस है। सिंपली इसको ऐसे समझो बेटा, फोर्स प्रेशर बराबर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वही होता है कि एक यूनिट क्षेत्रफल एरिया होता है, जो आपका एक क्षेत्रफल होता है, ठीक है। उस क्षेत्रफल पर हम लोग क्या लगाते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर एक यूनिट सतह पर जो हमारे द्वारा फोर्स लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसके कारण जो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है, उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बल लगाने के बाद जो यूनिट क्षेत्रफल पर देखने को मिलता है, उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, जिससे उसका शेप साइज चेंज कर सकता है। तो प्रेशर बराबर जैसे फोर्स बट्टा एरिया होता है, सिंपल वे में इसी को बिल्कुल वैसे ही समझिए कि ये होता है। और फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं mL/T-2 होता है, और एरिया का क्या होगा, L2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो mL1 ऊपर था, 2 नीचे था, उधर गया तो L-1 और T-2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आया, mL-1 T-1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। पहला योद्धा को हमने क्या कर दिया, पहला सैनिक को परास्त कर दिया। क्या कर दिया, परास्त कर दिया। जैसे जैसे परास्त करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता जाएगा, पीछे हट के नहीं देखना है। हमने पहले कहा था कि खा पी के हष्ट पुष्ट होके तैयार रहिएगा, महाभारत के मैदान में हम लोग को उतरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हेन वी डबल्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए रेसिस्टेंस देन प्रोड्यूस्ड हीट विल बी। क्या कहता है, कोई आपका वायर दिया हुआ है, जिस वायर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर या कुछ भी है, उसका अवरोध कुछ दिया हुआ है। कहता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत की मात्रा को जब दुगुना कर देते हैं, उससे जो करंट धारा प्रवाहित करवाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तब उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग को पता है कि लंबा समय तक कम ही करंट अगर लंबा समय तक पास करवाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, या फिर कम समय में ज़्यादा अमाउंट का करंट पास करवाएंगे
तब भी ज़्यादा अमाउंट में क्या चार्ज का फ्लो होगा, उसमें आवेश का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा आवेश का अगर फ्लो होगा किसी से तो तार हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा। गर्म होगा तो क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा। तो H बराबर क्या होता है, I² RT होता है। क्या होता है, H बराबर I² RT, जहाँ H आपका क्या है तो उष्मा है, H आपका क्या है उष्मा है, I क्या है आपका तो I आपका करंट है, वैद्युत धारा है, R क्या है आपका तो रेसिस्टेंस है। R क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस, एक ही रेसिस्टेंस है, चेंज नहीं कर रहा है। T आपका क्या है, T आपका क्या है टेम्परेचर है, HIT टेम्परेचर नहीं टाइम होगा, HIT। H बराबर क्या होता है I² RT, I² RT। ये आपका I² R क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो T आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। ठीक है, H बराबर I² RT। ठीक है, टेम्परेचर नहीं होगा टाइम होगा, ज़्यादा अमाउंट का करंट है। चलो ठीक है, अब हमको लिखना किससे है तो H किसके प्रोपोर्शनल आ गया, H बराबर I² RT था। इसका मतलब कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, I² के। यानी करंट को डबल किया जाएगा तो हीट में कितना परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं कि शुरू में जो करंट आ रहा था, मान लो कि H1 हीट था, तब करंट जो आ रहा था वो I1 आ रहा था, I1 करंट फ्लो कर रहा था तो H1 हीट आ रहा था। अब कहता है कि H2 हीट जब हो गया तो करंट का फ्लो क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो I2 करंट का फ्लो हुआ तो H2 हीट हुआ, और ये I2 जो आपका दिया हुआ है, अब यहाँ से देखिएगा कि H2/H1 बराबर क्या हो जाएगा, H2 निकालना है H1 के तुलना में, तो H2/N1 बराबर क्या I2 का स्क्वायर अब बट्टा क्या I1 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे करेंगे तो I2 बट्टा क्या लिख सकते हैं, I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एक ही साथ। अब देखिए क्या कहता है कि I2 जो है वो I2 करंट क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, करंट को दुगुना कर दिया गया। तो करंट को डबल कीजिएगा तो I2 क्या होगा, 2 गुने I1 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2I1 अपॉन क्या हो जाएगा I1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। I1 से I1 कट जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला कि H2 जो होगा वो 2H1 के बराबर होगा, 2 की 4H1 के बराबर होगा। तो जैसे ही रेसिस्टेंस को सेम रखे और टाइम को भी हम लोग सेम रखे हुए हैं, और जैसे ही हम करंट को डबल करेंगे, तार में करंट को दुगुना, करंट के अमाउंट को डबल करेंगे, वैसे ही हमारा जो हीट एनर्जी होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना पहले से बढ़ जाएगा। वही क्वेश्चन था, इसमें आंसर दिया हुआ है। मैंने क्या किया, दूसरा सैनिक को परास्त कर दिया। तीसरे की बारी है, देखिएगा क्या कहता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, ग्लास का, कांच का जो रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक होता है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बट्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, और ग्लास का ये हो गया, वाटर का कितना दिया हुआ है तो 4/3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 × 3/2 × 4 कितना आ गया 9/8 आ गया, 9/8। आपको दिया हुआ क्या था कि जल का अपवर्तनांक दिया हुआ था 4/7, शीशा जो कांच है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ था 3/2। आपको निकालना क्या था, तो ग्लास के तुलना में जो जल का अपवर्तनांक होगा वो निकालना था। तो वो क्या आ गया 9:8, कितना आ गया 9:8। पढ़ रहा है ना, कंटिन्यू, बोले थे कि रात में जगह जगह के पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका तीसरा सैनिक था जो परास्त कर गया। चौथा क्या कहता है, द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज ऑफ 200 वोल्ट, यानी ये आपका पोटेंशियल दिया हुआ है बल्ब का वोल्ट, और ये आपका पावर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज अबाउट, यानी आपका कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिया गया है, और उसका विभव वोल्ट दिया हुआ है 200 वोल्ट, शक्ति कितना दिया गया है, पावर आपका 60 वोल्ट दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जिसको वैद्युत अवरोध कहा जाता है वो आपको निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
P बराबर वी स्क्वायर आर के बराबर होता है। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। तो हमको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, जहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जरा उसको देखिएगा, 200 वोल्ट है तो 200 इंटू 200, और आपका P कितना दिया हुआ है तो 60 वाट। 60 वाट, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, काटिए इसको, ये 3 टाइम्स, ये आपका 10 टाइम्स, यानी कितना आ गया 2000 अपॉन 3 आ गया। इसको डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट क्या 7 ओम के बराबर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद से ज़्यादा आसान था। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा योद्धा को क्या कर लिए, परास्त कर लिए, खेलते खेलते 4 गो सैनिक गायब। चलो 5वां की तरफ देखते हैं, तैयार होगा वो भी। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। क्या कहता है, जूल बराबर कॉलम गुने वोल्ट, यही सही है। अब आगे भी देख लेते हैं, जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर गलत है, जूल बराबर कॉलम बट्टा वोल्ट ये भी गलत है, वोल्ट बराबर जूल गुने कॉलम ये भी गलत, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मतलब मरा हुआ था, बताओ आ गया युद्ध के मैदान में। समझना चाहिए कि शारदा का बच्चा आ रहा है युद्ध में लड़ने के लिए, तो क्वेश्चन भी उस लेवल का होना चाहिए ना। चलो ठीक है, ये तो शारदा के सर की बारी है। अब देखिए क्या कहता है, द कलर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अमॉन्ग द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए हैं, आपको याद होगा कि जब आपका वाइट लाइट या सनलाइट किससे गुजरता है, तो सनलाइट के बाद 7 कलर होता है, या फिर वाइट लाइट जो नॉर्मल लाइट होता है उसके पास 7 कलर होता है, जिसके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है। पूछ किसका रहा है, फ्रीक्वेंसी का कहानी, वेवलेंथ का तो खूब पढ़ा है। अब यहाँ से ये क्या करेगा कि ये 7 कलर में आपको टूट जाएगा, जैसा कि हम तोड़ तोड़ के आपको दिखा रहे हैं। और ये 7 कलर में कौन कलर टूटेगा, और इसको जब हम एक स्क्रीन पर ले लेंगे, तो यही स्क्रीन पर जब 7 कलर को लिया जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये आपका वर्णपट होता है, क्या होता है, वर्णपट यही होता है हमारा। अब कौन सा कलर होता है, तो VIBGYOR, ये तो पढ़ा होगा। वायलेट कलर, बैगनी, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये इसका कहानी। इसमें क्या होता है कि ये जो वायलेट कलर आपको दिया गया है, ये वायलेट कलर का वेवलेंथ जो होगा वो मिनिमम होगा। वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो आपका वेवलेंथ, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ये आपका मैक्सिमम, अधिकतम इसका वेवलेंथ होगा, इसका कम होगा। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा है कि फ्रीक्वेंसी किसका मैक्सिमम होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी अधिक किसका होगा। ये सब जो दिया गया है इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका अधिक होगा, तो आवृत्ति बेटा तरंग दैर्ध्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, तो जिसका वेवलेंथ आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसके आवृत्ति जो होंगे वो आपको मिनिमम होंगे। यानी ये मैक्सिमम होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो मैक्सिमम होगा तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो इसमें वेवलेंथ किसका मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका था, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपका किसका था, रेड का। तो रेड का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और सबसे कम वेवलेंथ किसका था, तो सबसे कम वेवलेंथ था किसका, वायलेट कलर का, बैगनी का, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में क्या था सो देखिए, द कलर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अमॉन्ग द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, यानी श्वेत कलर का जो वर्णपट होता है उसके पास 7 रंग होते हैं, और वो 7 रंग में सबसे कम आवृत्ति किस, सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा, तो वायलेट कलर का। कैसे होगा, हमने आपको डिटेल समझा दिया, समझ में आ गया होगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो वेवलेंथ पता होगा, फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल दीजिएगा। वेवलेंथ का आपको ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्कूटर बंद हो गया, स्कूटी आ गया। अब क्या आ गया है, स्कूटी आ गया। कहता है द स्कूटर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर इज, स्कूटर का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्कूटर जो मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड इसका क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है,
अब आपका इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब कहता है कि ये स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 10 सेकेंड के बाद स्कूटर क्या हो जाता है, रुक जाता है। स्कूटर क्या कर जाता है, रुक जाता है। तो पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बटा टाइम होता है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देगा तो 36,000, घंटा को सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 3600, कट के कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी या स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गैप, 10 से 10 गैप, क्या आ गया, 1 मीटर। जा सेकेंड से सेकेंड, सेकेंड नीचे आ गया ना। तुम लोग भी बताता नहीं है, बताओ बताओ क्या करेगा इसे तुम लोग। यह क्या गया, 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। 10 से 10 कट गया, क्या आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 10 सेकेंड के बाद स्कूटर रुक जाता है। इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका त्वरण जो होगा वो कम होगा और वो घटेगा तो घट के कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से, यानी बिल्कुल घटता चला जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है सर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कहता है, ए बॉडी कवर्स हाफ डिस्टेंसेज विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ डिस्टेंसेज विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, हमने डिस्टेंस और टाइम में आप लोग को पढ़ाया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ा रहे थे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब पढ़ा रहे थे, तो इक्वल डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बताया था। तो मेरे पास तरीका तो ऐसे भी है, आप ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा दे, ध्यान से देखिएगा कि ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द बेसिक मेथड और फंडामेंटल मेथड, कहीं भी फेल नहीं करेगा। और इसका आधा दूरी क्या हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। और इधर का आधा दूरी कितना हो जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, ए से बी है टोटल पॉइंट और पी आपका इसका मिड पॉइंट है। अब कहता है कि यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इधर जो वेलोसिटी आपका है वो कितना दिया हुआ है, तो 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसमें जो टाइम लगेगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से T1 जब निकालिएगा तो डिस्टेंस x/2 और स्पीड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 20 आ जाएगा। यानी यहाँ कितना टाइम लगा, x/40 सेकेंड आपको यहाँ लग गया। इधर जो टाइम निकालिएगा T2, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो x/2 और टाइम कितना है, 30, यानी क्या, x/60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम बराबर क्या हो गया, टोटल समय जो लगा वो कितना हो गया, टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम कितना हो गया, x/40 प्लस x/60, इतना सेकेंड आपको समय लगा। ठीक है, 40 और 60 का एलसीएम लीजिएगा, उम्मीद है 120 आएगा। उम्मीद है कितना आएगा, 120। वैसे हम कर लेते हैं, 40 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना से लगाएं, 2 से लगाएं, 10 से लगा देते हैं, 20 से लगा दो डायरेक्ट। 22 जा और 23 जा, 3 6 120 वही आ गया। ये आपका 43 जा 62 जा, 3x + 2x कितना आ गया, 5x/120। इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी x/ कितना, 24। x/ क्या आ गया, 24 आ गया। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, इतना टाइम आ गया, इतना सेकेंड आपको क्या लग गया, समय लग गया। वो उधर का पार्ट था। अब हमको टोटल टाइम निकल गया। तो एवरेज स्पीड जो होता है, वो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये बेसिक तरीका है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अब बट्टा टोटल टाइम, या टाइम इलेफ्ट ड्यूरिंग कवरिंग द डिस्टेंस। ये दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा वो। तो टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम डाल दीजिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x, और टोटल टाइम हमारे कितना है, x/24। x से x कट गया, कितना आया, 24 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, 24 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आंसर हो गया। ये तो एक तरीका था जो बेसिक तरीका था।
लेकिन जब इक्वल पार्ट में डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है, बॉडी अलग कोई पाथ है या कोई डिस्टेंस है, उसको बराबर 2 भागों में, 3 भागों में, बराबर 4 भागों में, इक्वल पार्ट में जब डिवीजन करते हैं तो उसके लिए भी हमने कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला आपको प्रूव करके बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, तो इसका डायरेक्ट भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो वो एवरेज स्पीड आपका क्या आएगा, V1 टू V1 इंटू V2 बराबर V1 प्लस V2, ये आपका आएगा। तो 2 इंटू V1, तो V1 आपका कितना दिया हुआ है 20, ये कितना दिया हुआ है 30, V1 प्लस V2 यानी 20 प्लस 30 बराबर कितना 50। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 आ गया नीचे, 5 4 जा कितना आ गया 20, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर शॉर्ट हैंड मेथड, ये आपका शॉर्ट हैंड तरीका था। यहाँ से भी 24 आ गया और यहाँ से भी 24 आ गया। तो ये फंडामेंटल तरीका था जो आप लोगों को जानना चाहिए। समझ में आ गया। योद्धा नंबर कितना 8 गो को परास्त कर दिए। क्या हो गया 8 गो को मार दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 1 kg वेट इज इक्विवेलेंट टू 1 kg वेट, 1 kg भार जो आपका दिया गया है वो बराबर है। तो मास कितना दिया हुआ है 1 kg, मास कितना दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। और उसके बाद आपको g का मान कितना दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया। हमको निकालना क्या है भाई, तो हमको निकालना है 1 kg वेट जो होगा इक्विवेलेंट क्या होगा, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर ma या mg। तो 1 गुने कितना 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। तो 9.8 न्यूटन। दिस इज योर आंसर है ऑप्शन। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब ऐसा आ जाता है पोलियो से पैरालाइज वाले लोग। कम से कम भारत में सैनिक को भी भेजा जाता है तो उसका भी फिजिकल ट्रीटमेंट करके भेजा जाता है, बहुत ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है। बताओ चला आता है महाभारत के मैदान में। इस सब को तो किस में रहना चाहिए था, मॉडल सेट में रहना चाहिए था, थोड़ा सा रिलीफ भी देते थे। ये तो मैदान है ना, तो यहाँ पर कहा सुनी कम सीधा अटैक होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है द लोएस्ट रेसिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 10 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम। अब कहता है कि 10 गो अवरोधक दिया गया है, ठीक है। 10 अवरोधक को आपस में जोड़ना है और इस प्रकार से जोड़ना है कि उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाए, कम जाए, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाए, कम जाए। तो बेटा जब सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वो बढ़ जाता है। सीरीज में क्या हो जाता है, डायरेक्ट वो ऐड कर जाता है, तो सीरीज में आपका बढ़ जाता है। तो हमको जोड़ेंगे किस में तो कमेगा, तो इसको हम लोग को जोड़ना किस में होगा, तो इसको हम लोग को जोड़ना होगा किस में, पैरेलल में जोड़ना होगा। क्या गो दिया हुआ है 10 गो, तो 10 गो आप प्रत्येक का R1 यानी आपका प्रत्येक जो दिया हुआ है वो 1 ओम के बराबर दिया हुआ है। तो 1 बट्टा R इक्विवेलेंट जो होगा ऊपर में 1 होगा, आप बट्टा लिखेंगे R1, आप फिर लिखेंगे 1 बट्टा R2, आप फिर लिखेंगे 1 बट्टा R3, आप प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे 1 बट्टा R10 लिख देंगे, 1 बट्टा R10 लिख देंगे। अब सब के जगह पर 1 1 डाल दीजिएगा तो 1/1 1/1 1/1 और कितना आ जाएगा जोड़ जोड़ के प्लस 1/1। 10 बार जोड़ेंगे तो ऊपर में 1 2 3 4 10 बार तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया 10 आ गया, R इक्विवेलेंट आपका 10 आ गया, 1 1 1 10 आ गया। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जब निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, यहाँ से R इक्विवेलेंट जैसे ही आप निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 1/10, 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। तो कह रहा था, क्या कह रहा था कि 1 ओम का 10 गो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 10 गो रेसिस्टर है, प्रत्येक रेसिस्टर का मान 1 ओम है और 10 को आपस में ऐसे जोड़ना था ताकि जो उसका जोड़ने के बाद रेसिस्टेंस आए, अवरोध आए, वो बहुत छोटा आ जाए। कम से कम कहाँ आ सकता है, तो रेसिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका मान घट जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया, जो आंसर था वो निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है एक कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस, यानी एक जोड़ा आपका बल दिया गया है। क्या दिया गया है, एक जोड़ा आपका बल दिया गया है। एक जोड़ा जो बल दिया गया है, एक सेकंड रुक जाओ पानी पी लेते हैं।
आप लोग भी पानी पी पी के खाना खा खा के मेरे साथ तैयार रहिएगा। क्या कहता है, एक जोड़ा बल दिया गया है, कहता है कि एक जोड़ा बल जो है वो प्रोड्यूस करेगा प्योर लीनियर मोशन को, एकरैखिक यानी शुद्ध पूर्ण रूपेण आपका एकरैखिक गति को, नो मोशन गति को नहीं, ए और बी दोनों दिया हुआ है। तीसरा कहता है कि प्योर रोटेशनल मोशन, एक ही पॉइंट पर रोटेट करेगा। तो देखिए क्या होगा कि ये आपका मान लो कि यहाँ पर कोई लाइन है, यहाँ पर एक बल आपका एफ फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और इधर से एक फोर्स आपका कैसे ऐसे लग रहा है। तो ऐसे जब लगेगा इट मीन्स क्या, वस्तु अगर कोई इसको इधर से खींचे या कोई इसको इधर से खींचे तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो एक पेयर आपका फोर्स जब रहेगा तो जो कहानी एक पेयर का आएगा वो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक पेयर का कहानी क्या हो जाएगा। और इसके बीच का दूरी मान लो कि मान लेते हैं ये आपका आर दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका कपल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कपल फोर्स। जब इसमें लगेगा तो कपल फोर्स कैसे लगेगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया आपका, रोटेशनल मोशन हो गया। रुक जा, थोड़ा तार सोच रहे हैं। चलिए, तो कौन सा मोशन हो गया, ये आपका प्योर रोटेशनल मोशन हो गया। क्या हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। कितना ग्राम दिया हुआ है, मास आपका 100 ग्राम दिया हुआ है और जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 से मूव कर रहा है। तो आपका निकालना क्या है, नेट फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका कि ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 100 ग्राम, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अब बट्टा क्या हो जाएगा, टाइम। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो v2 माइनस यानी डेल v बराबर क्या होगा, या डेल v बराबर v2 माइनस v1। जब सेम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हाँ 100 ग्राम गुने जीरो, तो कितना आ गया, फोर्स कितना आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ भी है और 5 किलोमीटर आगे चल गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब उसका एक्सेलेरेटर क्या है, फिक्स है। एक्सेलेरेटर को नहीं बढ़ाया है और नहीं घटाया है। एक्सेलेरेटर को बढ़ा देता तो स्पीड बढ़ जाता है, एक्सेलेरेटर को घटा देता तो स्पीड घट जाता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो चेंज इन एक्सेलरेशन का मान जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल जीरो आ जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन। और आपका जो फोर्स का मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। है ऑप्शन, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, वेक्टर क्वांटिटी। खूब पढ़ा है कि सदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, एक अदिश दूसरा सदिश। सदिश जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो कौन सा होगा, डिस्टेंस तो होगा नहीं, स्पीड होगा नहीं, मास होगा नहीं, कौन सा होगा, वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसलिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स इज जीरो, द एंगल बिटवीन देम। ऐसा क्वेश्चन बेटा हम करवा चुके हैं, बिल्कुल। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका है वो पहले भी करवाएं कि 2 इक्वल वेक्टर होगा तो उसके बीच का रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो। कब होगा, जब उसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। आपको दिक्कत हो तो जो हमारा मॉडल सेट है आप उसमें जाके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, द पावर ऑफ एन इंजन इज 30 वाट। पावर इंजन का कितना दिया हुआ है, 30 वाट दिया हुआ है। टाइम टेकन बाय इट इन लिफ्टिंग 150 kg बॉडी। क्या कहता है कि 150 किलो का वस्तु है जिसको वो उसको लिफ्ट करना है, उठाना है, 50 मीटर हाइट तक उसको उठा देना है। जी का मान आपको दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है आपको इसमें पूछ क्या रहा है कि इसको उठाने में टाइम टेकन बाय इट इन लिफ्टिंग, यानी 150 किलो के वस्तु को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाते हैं
तो कितना समय लगेगा जब इंजन का पावर कितना दिया गया है, शक्ति 30 किलोवाट आपका दिया गया है। जरा सा सोचिए और बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो। P बराबर क्या होता है, P बराबर mgh/T होता है, पावर बराबर क्या होता है, mgh/T हो जाता है। हमको निकालना क्या है, T, तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, mgh/, ऐसा भी क्वेश्चन हमने क्रेन का करवाया था, क्रेन का क्वेश्चन ऐसा करवाया था, अपॉन P होता है। अब एक एक करके वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू आप डालिएगा तो आपका वस्तु का मास कितना दिया है, तो 150 kg, ठीक है सर। उसके बाद आपका G कितना दिया हुआ है, 9.8 है तो 9.8 डालिए। H आपका कितना दिया हुआ है, तो H आपका 50 मीटर है तो डाल दीजिए 50, ठीक है, 50 मीटर। अब उसके बाद आपका इंजन किलोवाट में है, इसको वाट में चेंज कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 30,000 वाट हो जाएगा, 30,000 वाट हो जाएगा। तो पावर आपका कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो आपको टाइम निकल जाएगा, क्या आएगा, जैसे ही निकालिएगा 1 0 1 0 गायब हुआ, 1 0 1 0 गायब हुआ। 3 से काटो तो 3 5 15, चाहे 15 से डायरेक्ट काट दो, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 200 आ गया। अब 5 से इसको काटो तो 5 से 5 4 जा 20। अब इसको काट दो, फिर क्या 2 से 49 आ जाएगा और 2 से काटेगा तो 20 आ जाएगा। क्या आया, 49/20 आ गया। 20 2 जा 40, 20 4 जा 80 और 25 जा 100, यानी 2.45 सेकेंड, 2.45 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कहता है कोई इंजन है, ठीक है, कोई मशीन है, उसका इंजन का पावर शक्ति दिया हुआ था 30 किलोवाट, ठीक है। 150 किलो के वस्तु को जैसे क्रेन उठाता है, ऐसा क्वेश्चन बेटा करवाए हैं। 150 किलो के वस्तु को उठाकर क्या करना था, 50 मीटर मैदाने में तो है तो इंजन तो चलेगा ही क्या। तो 150 केजी के वस्तु को 50 मीटर हाइट तक उठाना था, 50 मीटर हाइट तक क्या करना था, उठाना था। तो पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा उसको, तो हमने बता दिया कितना, 2.45 सेकेंड लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर आमीटर करके हम एक क्वेश्चन आपको करवाए थे फिजिक्स का मॉडल सेट में, और उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। लो रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होगा, हाई रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होगा, लो रेसिस्टेंस जो सीरीज में होगा, हाई रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होगा। ये 4 ऑप्शन आपको वहाँ दिया हुआ था। अब कहता है एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, आमीटर में। तो वहाँ था कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना था, तो वहाँ पर हाई रेसिस्टेंस वाला को सीरीज में जोड़ दिए थे। और यहाँ गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आमीटर में कन्वर्ट करना है। तो लो रेसिस्टेंस वाला को किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। है कहीं लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड एज इट गोज अराउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 160 मीटर। अब क्या कहता है, सो देखिए कि आपका एक सर्कुलर पाथ है, इसका त्रिज्या आपका 160 मीटर दिया हुआ है। अब कहता है कि इस पर एक वस्तु चल रहा है जिसका वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, तो स्पीड दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन बराबर v² होता है, सर्कुलर पाथ पर पढ़ाए हैं। a बराबर v² v² तो v² कितना हो गया 400 गुने 400 अब बट्टा r कितना हो गया 160। 1 0 उड़ा दो, 4 से 10 बार में, 4 चौका 16, 4 से कितना बार में 100, एक बार में कट जाएगा। अब कितना बट्टा 1000 आपका कितना क्या हो गया, इतना क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1000 नहीं दिया हुआ है। तो 1000 मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मज़ा आ रहा है ना। युद्ध का मैदान है बेटा, कुछ देर के बाद ब्रेक देंगे,
कुछ समय के बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा, लेकिन ब्रेक में भी आपको दिमाग लगाते रहना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलते रहना है। बिल्कुल याद करो, आपको भी ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़ने हैं मैदान में। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अगर ये बेहतर रहा, हम जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो सेट अभी तक जो सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाएं पहले अच्छा लगा, चाहे जहाँ के बच्चे हो, यूपी के बच्चे हो, बिहार के बच्चे हो, या हरियाणा के बच्चे हो, दिल्ली के बच्चे हो, जहाँ कहीं के भी बच्चे क्लास करते हैं, बहुत जगह के बच्चे का कमेंट भी आया है। सब्सक्रिप्शन वाला था तो उसको भी बोले हैं कैसे क्या करना है, वो हम बता दिए हैं। तो जहाँ कहीं के बच्चे हो, अगर ये अच्छा रिफरेंस आया, अच्छा सब चीज़ लगा, तो इसको आगे भी कंटिन्यू आपके रुझान पर लाया जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, जैसा कि हमने देख लिया 17 गो योद्धा को हमने क्या कर लिए, परास्त कर लिया। अब थोड़ा खुशी मना लेते हैं कि 17 गो को क्या किए, मार दिए। 17 गो को मार दिए, अभी तक बाल बाका नहीं हुआ है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे भी क्या होगा लंच ब्रेक के बाद। क्या कहता है कि एक आदमी है जो सफ़र कर रहा है किससे, लॉन्ग साइटेडनेस से, यानी दूरदृष्टि दोष से गुजर रहा है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है कोई आदमी। हैज डिस्टिंक्ट ऑफ नियर पॉइंट विजन आपका 0.40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कहता है द लेंस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस डिफेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, यानी कौन सा लेंस कौन सा लेंस ये इस्तेमाल करेगा ताकि जो दोष से ये ग्रसित है उससे वो मुक्त हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि फोकस का दूरी जो होगा वो क्या होगा, वो आपको निकाल देना है। फोकस का जो दूरी होगा वो आपको निकाल देना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। अब v और u को पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन जो होता है, नॉर्मली वो आदमी कितना देखता है, जो सही आंख देख पाता है वो 25 सेंटीमीटर देखता है। और ये कितना देख रहा है, तो 0.40, भी आपका दिया हुआ है 0.40 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो 0.40 इंटू क्या कर देगा 100, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉइंट उड़ाइएगा, 100 नीचे आ जाएगा, कट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको u भी पता चल गया और v भी पता चल गया। तो u आपका कितना दिया हुआ है, v आपका कितना दिया हुआ है 1/40, और u कितना दिया हुआ है 1/25। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास u और v 40 और 25 कैल्शियम ले लीजिए, तो कितना आएगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 25 8 जा कितना 1/200, 45 जा तो -5, ये 8 जा कितना आ गया 3/200, 3/200। तो 1/f हमारे पास क्या आया, 1/f बराबर 3/200 आ गया। तो f बराबर क्या हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 66.7 के करीब आपका आ जाएगा। 66.7 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, 66.7 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ फोकस आ जाएगा। अब पूछ रहा था कौन सा मिरर इस्तेमाल करेगा, तो लॉन्ग साइटेडनेस का शिकार है तो कौन सा मिरर इस्तेमाल करेगा, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेगा। है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल सर दिया हुआ है, कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा इसमें नंबरिंग आगे पीछे है, ठीक है, ABCD करके आगे पीछे कर दिया, उससे घबराना नहीं, हम सही क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है क्या, महाभारत क्या लगता है, रामानंद सागर का महाभारत सुपर डुपर हिट कर गया था, क्या लगता है मेरा महाभारत चलेगा ना, तुम लोग युद्ध के मैदान में डटेगा या नहीं डटेगा, डटो बेटा डटो। बार बार कहते हैं कि डटे रहो, हमारे साथ चलो, हम बार बार कर रहे हैं, मंजिल दूर नहीं है। जितने भी बच्चे हैं चाहे जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये शारदा वाला चैलेंजिंग मूड में कह रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना मेहनत किए हैं, जिस स्तर से आपको दिए हैं और बहुत सारे कंपटीशन फेस किए हैं, उस स्तर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि टोटल का टोटल अभी बेटा 50 लेक्चर कंटेंट आपको दिया जा चुका है।
महाभारत का 50-100 क्वेश्चन का कंटेंट हम ला रहे हैं। अगर बेहतर चला तो सोच लो कि बिहार वाले 24 तारीख का आपका पेपर है, और 24 दिन में अगर हम मान लो कि 100 का कंटेंट सुबह शाम डालते रह गए तो उम्मीद होगा कि 1000 क्वेश्चन निकल जाएगा। और यूपी वाला अभी तो पता ही नहीं है कुछ, तो आप लोग वेट कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। 100 में 50 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा पढ़ा देंगे, जो कुछ दिखा देंगे, वो आपको दिखाने वाला कोई नहीं है। वेट कीजिए, साथ दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस, आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो बेटा केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इंटरनल एनर्जी जो आदर्श गैस का होता है वो केवल किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। वैसे आइडियल गैस के विषय में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, PV = nRT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आदर्श गैस होगा तो उसका इंटरनल जो आपका एनर्जी होगा वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। वो आपको, क्योंकि अंदर में जो आपका है वो आपका नहीं, आपका गैस कांस्टेंट है मोल पर, तो ना प्रेशर पर डिपेंड करेगा और ना ही वॉल्यूम पर। किस पर डिपेंड करता है? तो इंटरनल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस का, आंतरिक ऊर्जा जो होगा आदर्श गैस का, वो किस पर डिपेंड करेगा? केवल आपका टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड हीट टू हॉट 600 ग्राम वाटर फ्रॉम 30 डिग्री टू कितना 80 डिग्री स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या दिया हुआ है? 1 कूलम पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी स्पेसिफिक हीट दे दिया, यानी एस का मान आपका क्या दिया हुआ है? 1 कूलम पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया है। उसके बाद आपका मास कितना दिया है? तो 600 ग्राम दे दिया है। और उसके बाद आपका टेम्परेचर डेल्टी का मान कितना दिया है? 80 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 80 30 कितना 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। और आपको पूछ क्या रहा है? आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड हीट। हीट का मान पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या होता है? MST। Q बराबर MST। हम जानते हैं Q बराबर हीट कितना होगा, तो मास कितना है? तो 600। ये कितना है स्पेसिफिक हीट? तो 1। और ये कितना है? तो 50। ये कितना है? 50, यानी 5 6 30 और इधर 3 गुना, यानी 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000 कैलोरी। कितना कैलोरी हो जाएगा? 30,000 कैलोरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा था? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ था 1 ग्राम में, 1 ग्राम क्या कहता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस था। 600 ग्राम का वस्तु था और 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो कितना? 30,000 कैलोरी आपका हीट वहाँ से बाहर निकलेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो, जैसे वहाँ पर आपने देखा होगा महाभारत में, वैसे बता दें कि महाभारत में जो आपका टोटल महाभारत में आप देखे होंगे, वैसे क्या हम बताएं कि अगर जब जब नर्वस होता था कौन? अर्जुन, तो कृष्ण भगवान संभालते थे। आप भी नर्वस होइएगा तो वहाँ पर आपको हम संभाल लेंगे, लेकिन कब? जब मैदान में टिके हुए रहिएगा तब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? वाइल जंपिंग इन ए स्विमिंग पूल स्विमर बेंड्स हिज बॉडी टू डिक्रीज हिज। क्या कहता है कि जब स्विमर जो है, तैराका जो है या तैराकू जो है, जो तैरता है, वो स्विमिंग पूल में जंप करता है तो अपने बॉडी को क्या कर देता है? ऐसे खड़ा है तो ऐसे नहीं कूद जाएगा, ऐसे खड़ा है ऐसे ऐसे कूदेगा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कूदेगा। जब हम कहीं भी कूदते हैं, जैसे रेस में ही अगर हम लॉन्ग जंप मारते हैं तो अपने बॉडी को बेंड करते हैं, इस पोजीशन में लाते हैं नहीं, और हाई जंप भी मारते हैं तब अपने बॉडी को इस पोजीशन में लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? स्विमर जो है स्विमिंग पूल में कूदने से पहले अपने शरीर को झुका देता है। किसको डिक्रीज करने के लिए? एनर्सिया को डिक्रीज करने के लिए। कि एनर्सिया क्या होता है? बॉडी जिस अवस्था में रहता है अपने अवस्था को कायम रखना चाहता है, तो वो अपने अवस्था को तो कायम नहीं रहने देगा। वो खड़ा है तो काहे झुक के उसमें गिरने जाएगा? वो हमेशा खड़ा रहना चाहेगा, तो पहले ही झुका देता है कि अब भाई तू आगे झुकने वाला है, तो पहले ही झुका के उसकी अवस्था को कम कर देता है। तो क्या करेंगे? तो मोमेंट ऑफ एनर्सिया है ऑप्शन, बिल्कुल दिया हुआ था, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू एनी कंडक्टर देन टेम्परेचर। अब कहता है कि क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर से पास करवाएगा तो टेम्परेचर बढ़वे ना करेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कहता है? ए बॉय
throws a ball in air in such a manner that when the bulb is at the maximum height he throws another bulb. If the bulb are thrown after the time difference of 1 second, then what will be the height attained by them? क्या कहता है, एक बच्चा एक गेंद को फेंकता है, एक गेंद को ऊपर फेंकता है। जब वो गेंद मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है, यानी उसके बाद वो फिर से कहाँ नीचे की ओर आएगा, जिस समय वो मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करता है उसी समय बच्चा क्या करता है, दूसरा गेंद को फेंक देता है। दूसरा गेंद को क्या करता है, फेंक देता है। तो पूछ क्या रहा है कि इफ द बॉल्स आर थ्रोन आफ्टर द टाइम डिफरेंस, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड। यानी जो पहले वाला फेंका था ना वो 1 सेकंड में मैक्सिमम हाइट को छू गया, और उसी समय जब वो मैक्सिमम हाइट को छुआ तो दूसरा को फेंक दिया। तो दोनों के फेंकने का अंदर 1 सेकंड का है। इसका मतलब पहला फेंकाया मैक्सिमम हाइट पर गया, तब दूसरा फेंकाया। अब कहता है कि देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय देम। तो उसके द्वारा जो दूसरा गेंद फेंका गया है तो उसके द्वारा, या वो जो गेंद पहले वाला फेंका था वो 1 सेकंड में कितना दूरी को छुआ होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। जरा बनाइए क्वेश्चन को, बहुत छोटा क्वेश्चन है, हम तो दिखाएंगे ही आपको क्या होगा। क्या होगा, दूरी निकालना है तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही ना होगा। हाफ जी टी स्क्वायर क्यों, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। जिस समय बच्चा फेंका उस समय ऊपर से नीचे आ रहा था ना, 1 सेकंड का अंतर था, तो आने में 1 सेकंड लगा होगा। तो इनिशियल स्पीड जब गेंद यहाँ था, यहाँ से छूटा तो u यहाँ पर 0 था क्योंकि g के कारण नीचे आ रहा था, ठीक है। और यहाँ जो आया तो 1 सेकंड का समय लगा, तो यहाँ से यहाँ जब आया होगा तो नीचे जहाँ आया तो ये दूरी वहाँ से आने तक का मान लेते हैं s है ये दूरी, ये आपका गेंद दिया हुआ है। तो u आपका 0 हो गया और आपका t कितना हो गया, 1 हो गया, 1/2, और g क्या हो गया, 9.8 हो गया, ठीक है। और t स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और कट गया था कितना, 4.9। तो कितना दूरी तय किया होगा, 4.9 मीटर तय किया होगा। कितना दूरी तय किया होगा, 4.9 मीटर दूरी को तय किया होगा। कितना दूरी को तय किया होगा, 4.9 मीटर दूरी को तय किया गया होगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा, गेंद के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट गया होगा 4.9 मीटर। कैसे समझे, तो ऊपर से ये फेंका यानी मैक्सिमम हाइट पर गया, u 0 था, g के कारण नीचे आया s, और जिस समय ये फेंका है ना, जिस समय ये फेंक दिया, फेंकने के बाद यहाँ चला गया तो 1 सेकंड का टाइम लगा, और तो अभी दूसरा बॉल फेंका तो टाइम तो हमको पता चल गया, टाइम पता चल गया, कितना हाइट गया वही निकालना है। 1 सेकंड उसको जाने में लगा था, तो u ऊपर से नीचे आएगा तो वैसा ही आएगा, तो उसी तरीका से निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी 23 गो योद्धा, 23 सैनिक और उसके साथ जो सैनिक दल थे उनको हम लोग क्या कर दिए, परास्त कर दिए। बड़ी खुशी की बात है, अभी तो पार्टी बनती है लेकिन कुछ और योद्धा बचा हुआ है, सबको परास्त कर लेंगे तो चैन से सोएंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आगे युद्ध खत्म हो जाए तो शांति ज़्यादा मिलती है। युद्ध जब तक रहेगा तब तक बेचैनी रहेगा, हो न हो कल, क्योंकि युद्ध में जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं उसको ये पता नहीं होता है बेटा कि जब हम किसी को मारने जाते हैं तो पहले खुद मर के जाते हैं, ठीक है। यानी खुद अपने आप में ये सोच लेते हैं कि हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो अपना जान को हमेशा जोखिम में रख के खेलते रहते हैं। हम दूसरे को मारेंगे तो वो हमको क्या करेगा, प्रणाम थोड़े करेगा, नहीं ना करेगा। चलो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र ऑफ सम पॉइंट जनरेटेड बाय ए करंट बियरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। क्या कहता है, क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र, कुछ बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट किया जाता है उस कंडक्टर के द्वारा जिसमें करंट है, तो वो कब होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जब तक करंट नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए करंट का होना जरूरी है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से जो करंट पास करेगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, circumference of the circle of radius 10 सेंटीमीटर, the centripetal force acceleration of the particle will be। तो centripetal force क्या होता है,
mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, डायरेक्ट बैठा दो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, v²/r क्या है, mv²/r। क्या पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी तो एक क्वेश्चन करवाए थे, क्या होगा, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की ओर, उभय केंद्रित और अभिकेंद्रित होता है, ठीक है। तो ये आपका केंद्र की ओर होगा, अभिकेंद्रित केंद्र से बाहर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r। तो v² कितना, वेलोसिटी कितना दिया हुआ, तो 5 × 5 और r कितना दिया हुआ 10, 5 × 2 = 10 यानी 5/2 कितना 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन लगेगा वही लगेगा, कैसे वो देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई वस्तु है, ये आपका सेंटर है 10 सेंटीमीटर और ये किसे चल रहा है 10 सेंटीमीटर क्या है 5, ये आपका जो चल रहा है वो किसे चल रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है इधर की दिशा में। तो इधर जो एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की ओर, यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये किसके बराबर होता है, तो v²/r। ये बाहर जाता है उतना टेंशन इधर भी लगता है, ठीक है। तो v²/r के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, v²/r। 25 का 25, फिजिकल का कहानी खत्म, फिजिक्स का कहानी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अभी तो कहानी शुरू हुआ है, आ गया क्या, केमिस्ट्री। क्या आ गया, केमिस्ट्री। 2 ताली जोर से, केमिस्ट्री आ गया। फिजिक्स का कहानी सॉर्ट आउट कर दिए। अब देखिए क्या कहता है, कोल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला को जलाते हैं तो वहाँ से मीथेन, हाइड्रोजन और धुआं और ये जो निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। वो भी क्वेश्चन करवाए थे, तो है ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन तो दिया हुआ है। तो कोल गैस के पास बेटा 3 चीज़ पाया जाता है, एक आपका मीथेन पाया जाता है CH4, दूसरा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, तीसरा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग गिव्स NH3HCl। क्या कहता है कि NH4 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है और HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब हम इसी को कूल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कूलिंग करेंगे, और ऊपर डेल्टा मतलब क्या, हीटिंग करेंगे। तो जब हीट करते हैं तो ये बनता है, कूलिंग करते हैं तो फिर से क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये कौन सा रिएक्शन है, तो थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, तो थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन है। आ गया समझ में। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे का देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ने में मजा आ रहा है, आनंद लेते रहो। देखो महाभारत चलेगा, अगर ये चल गया तो कम समय में बहुत कुछ देंगे आप लोग को, बहुत कुछ देंगे। 1 से 2 लेक्चर आप ढंग से देख लीजिएगा तो सब्जेक्ट का चैप्टर का चैप्टर निकाल देंगे, एक एक चीज़, ठीक है। पढ़ने में भी मजा आएगा, कम समय में आएगा। आपका अगर बेहतर रिस्पॉन्स रहा तो समझ लीजिए क्या सब हो सकता है। आगे क्या कहता है, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर किसको कहा जाता है, आग बुझाने वाला को। आप फैक्ट्री चलाते हैं, आपके पास कोयला का भट्टी है, किसी चीज़ का कारखाना है जहाँ कुछ बनता है, या कंपनी फैक्ट्री, तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। तरह तरह के होते हैं, इससे पहले भी हम फायर एक्सटिंग्विशर दूसरे तरह का बताए थे। यहाँ पर किसका कह रहा है सो देखते हैं। कहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, उसमें कौन सा रासायनिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है, तो बेटा रासायनिक सब्सटेंस आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। ये सोडियम कार्बोनेट को जब एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास CO2 गैस मिलता है, और ये CO2 गैस आगे आग जो लगेगा, आग जो जलता हुआ रहता है, उसका ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है, उसको रोक देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो Na2CO3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है, ठीक है। तो वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है, तो हम इससे पहले भी बताए हैं कौन सा गैस यूज होता है, एसीटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसीटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसीटाइलिन ऑक्जी एसीटाइलिन फ्लेम का फॉर्मेशन करता है। ये एसीटाइलिन क्या करता है कि ऑक्जी एसीटाइलिन फ्लेम का निर्माण कर देता है, और यही ऑक्जी एसीटाइलिन फ्लेम जो होता है
वो दो लोहा जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम दिखा दे, ये जो आपका दो लोहा आपका दिखाई दे रहा है, इन दो लोहा के बीच जहां हम ज्वाइंट करेंगे तो उस ज्वाइंट पर जो आपका ये ऑक्सीएजिटाइलिन है, यही आपका देखता होगा लोहा जब वेल्डिंग करता है तो वहाँ पर मेटल टाइप का एक परत आ जाता है, तो इस गैस से ये निकलता है और इसकी मदद से, यानी इस सब्सटेंस इस गैस से ये निकलता है और यही यहाँ पर इसको क्या कर देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये गल के और यहाँ पर इसको क्या करता है, पिघला के चिपका देता है। कौन? ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, विच वैरायटी ऑफ कोल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कोयला जो होते हैं वो कोयला कई एक प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ कार्बन, यानी कोयला में कार्बन की जो उपस्थिति होती है वह अलग अलग प्रतिशत में होता है और अलग अलग प्रतिशत में जो कोयला में कार्बन की उपस्थिति होता है उसके आधार पर कोयला को क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। तो कहता है कि 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और इस चारों में पूछ रहा है कि कोयला यानी किसमें कार्बन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा आपका एंथ्रासाइट में होता है, एंथ्रासाइट में ज़्यादा होता है, उससे कम आपका B2 मिनस में होता है और उससे कम आपका लिग्नाइट में होता है और उससे कम आपका किस में होगा, पीट में होगा। यानी सबसे कम कोयला, सबसे कम कार्बन किस में पाया जाता है, बीट में पाया जाता है। उससे ज़्यादा लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है, उससे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, उससे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो विच वैरायटी ऑफ कोल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कौन सा, एंथ्रासाइट। कौन है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेकिंग शैम्पू। जानता होगा बाल में शैम्पू लगा लो पूरा एकदम लहरते रहेगा हवा में, बिल्कुल नहीं, टेनी हीरो सब लगाता है ना, देखता है मारेगा ऐसे 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 मारते रहेगा, बाल उड़ते रहेगा। क्या कहता है कि कौन से केमिकल यानी इसमें से किसका इस्तेमाल शैम्पू बनाने में किया जाता है। बेटा आप लोग याद कीजिए, हम जब साबुन का फॉर्मेशन बता रहे थे तो बोले थे कि लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड जो है, या लार्ज अमाउंट या लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड का एक चैन होता है लॉन्ग वेट का, हैवी मास का फैटी एसिड जो होता है उसका एक चैन होगा जिसमें कार्बन का परसेंटेज आपका 17 होगा और हाइड्रोजन का मात्रा आपका हाइड्रोजन का अमाउंट 30 से ज़्यादा होगा। कम से कम 30 को संख्या हाइड्रोजन का और कार्बन का 15 प्लस यानी 17 होता है। और उसके बाद अगर सोडियम का बनाते हैं तो सोडियम का भी साबुन बनता है और पोटेशियम का भी बनता है। तो सोडियम का जो साबुन बनता है वो हार्ड सोप होता है और पोटेशियम का जो साबुन बनता है वो सॉफ्ट सोप होता है। तो जो मुलायम साबुन होता है बाजार में आप लेने के लिए जाइएगा तो मुलायम साबुन लाइएगा और तुरंत इसे लगाइएगा तो गल नहीं लगेगा, तुरंत पानी की तरफ पिघल जाता है। वो हार्ड होता है, खूब रगड़ेगा ना, रगड़ते रहेगा, चमड़ा छिला जाएगा, उस साबुन गलने उलने वाला नहीं है। तो तुम्हारा सोडियम का होता है। और जो पोटेशियम का होता है ना वो बिना पानी लगाएगा, इसमें लगड़ने से पहले गल जाएगा हाथ में। तो वही कहता है तो पोटेशियम का, तो शैम्पू में पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी आपका हैवी मास लॉन्ग चेन का फैटी एसिड ही होता है जिसमें कितना 17 कार्बन और 33 हाइड्रोजन और COO के आपको मिला हुआ रहता है, शैम्पू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट कहता है ऑन ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोरेक्स ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास इज ऑब्टेन्ड एज ए मिक्सचर ऑफ। देखिए हम इससे पहले बोरेक्स का फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन बोरेक्स का आपको करवा दिए हैं कि Na2B4O7 7H2O के साथ रिएक्शन करता है। क्या बताए थे, शायद याद होगा, Na2B4O7 10H2O जो है इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, Na2B4O7 आप प्लस 10H2O का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, 10H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। और जैसे ही ये 10H2O का फॉर्मेशन कर लेगा उसके बाद यही Na2B4 स्ट्रॉन्ग हीट करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीट करवाइएगा तो आपके पास क्या आ गया, तो हमारे पास बेटा बन के क्या आ गया है वो देख लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करवा चुके हैं। चलो Na2B4O7 जो दिया गया है इसको आप स्ट्रॉन्ग हीट करवाइएगा। क्या करवाइएगा, पहले तो हम वाटर निकाल ही नहीं है डिहाइड्रेशन से, हीट करवा के फिर इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाइएगा।
पहले थोड़ा सा गर्म किए तो यहाँ से 10 मोल वाटर था, वो 10 मोल वाटर यहाँ से गायब हो गया। और फिर जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसको करवा दिए तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा NaBO2 प्लस Na2BO2 और आपका बाहर क्या निकल जाएगा, B2O3 आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यही आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, यही आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट कांच जो होता है यही आपका होता है, आर पार दिखने वाला ग्लास आपका यही बन गया। आपको समझ में आ गया होगा, बैलेंस कीजिएगा, 2 यहाँ लगा दीजिएगा, अब आपको दिखाई देगा कि बैलेंस कर गया। ठीक है, तो ये बन गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो बोरेक्स को क्या किए, तो यही आपका क्या था, बोरेक्स था। ठीक है, जिसको हीट किए यहाँ से यहाँ आया ऐसे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने योद्धा को परास्त किया, अरे सांबा कितने को मार दिया, सर 32 को मार दिए। अरे कितना बचा हुआ है, 68। घबराओ नहीं, डटे रहो मैदान में। चलो देखते हैं आगे क्या है। क्या कहता है, विच इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, क्या कहता है कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मेटल का जो कंपाउंड होता है, मेटल के पास बेसिक बिहेवियर पाया जाता है बेटा, एसिड के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो आपका Sb तो नहीं होगा, AS2 नहीं होगा, Bi नहीं होगा, ये तीनों तो होगा नहीं। और ग्रुप में जब हम नीचे बढ़ते हैं ना, तब हमारा एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब कहता है ए मिक्सचर ऑफ Cu2+ का मिक्सचर एंड Ni2+ कैन बी सेपरेटेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन बाय, किसके द्वारा, तो इसमें बेटा क्या करेंगे, Cu2+ है और Na2+ है। अब इसको सेपरेट करना है, क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इससे हम सल्फाइड कोई गैस को पास करवाएंगे, और किस मीडियम में पास करवाएंगे, चूंकि मेटल है तो बेसिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में गैस को पास करवाएंगे तो इसको सेपरेट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पासिंग H2S इन कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जब गैस को पास करवाइएगा तब ये आसानी से क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा, आसानी से क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, CuS बना लेगा आसानी से। जैसे ही इसको चेंज करवाइएगा तो कॉपर किसके साथ, S के साथ रिएक्शन करके CuS का फॉर्मेशन कर लेगा, और निकल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें, ये किस में चेंज कर जाएगा, निकल में चेंज कर जाएगा। किस में चेंज कर जाएगा, तो हमने क्या किया, H2S के साथ करवाया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको जैसे ही मिला ये CuS में बदल गया, तो हमको सेपरेट ही तो करना था। कॉपर को सल्फाइड अपने साथ ले लिया, निकल अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1/1800 कितना, 37, 1837 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1/1837 गुना मास ऑफ प्रोटॉन होता है, या फिर इसी को 1/1837 गुना मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उसके इतना के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में खूब पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कहाँ है, दिया हुआ ऑप्शन है, बिल्कुल है, 1 क्या 1837 गुना कितना 1830 टाइम। IUPAC नेम लिख रहा है, जो बच्चा नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, अरे PD को याद करो यार, अल्केन को याद करो, अल्कीन को याद करो, अल्काइन को याद करो, साइक्लिक कंपाउंड को याद करो, बाईसाइक्लो कंपाउंड को याद करो, स्पाइरो कंपाउंड को याद करो। नहीं, ये सारे पढ़े थे कंपाउंड में। उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप याद करो, फंक्शनल ग्रुप में मोनोवैलेंट विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट याद करो, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट याद करो, डाईवैलेंट याद करो। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फ्यूर, उसके बाद सल्फोनिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, अमाइंस हो गए। नहीं, उसके बाद आपका क्या था, बहुत सारे अमाइंस हो गए। उसके बाद आपको क्या पढ़ाए थे, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इपॉक्साइड्स हो गए। नहीं, उसके बाद आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, बेंजीन ग्रुप होगा। कितना पढ़ाएं, जी भर के पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि बोले कि चुमावन जैसे लिखाता है ना गांव में जो चुमावन लिखाता है, नाम लिखता है फलान आदमी 5001 रुपया, चिलान आदमी 251 रुपया, आ फलान आदमी 10 आदमी खाया तो 11 रुपया चुमावन दे के गया।
ठीक है, तो वो जो लिखाता है वैसे आप नाम लिखना सीख जाएंगे। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका कीटो ग्रुप है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग करते हैं RFPD की मदद से। तो यहाँ पर E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E3 हो जाएगा। तो 3 पर O ग्रुप यानी कीटो ग्रुप, तो 3 कीटो हो गया, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन, और OH है तो क्या है? COOH है तो ओइक एसिड, तो क्या होगा? 3 ब्यूटेन ओइक एसिड। बहुत सिंपल है। जो बच्चा यहाँ पढ़ा होगा ऑफलाइन में वो तो बल्ले बल्ले ऐसे ही उड़ा देगा उसको। क्या कहता है? द एनर्जी ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू 1 ग्राम यूरेनियम। तो 1 ग्राम को अगर केजी में बदलिएगा तो 10⁻³ kg हो जाएगा। अब एनर्जी पूछ रहा है किसका? तो मास बेटा दिया गया है, एनर्जी आपको पूछ रहा है तो आइंस्टीन को याद करो। मास दिया हुआ है, एनर्जी पूछ रहा है तो किसको याद करो? आइंस्टीन को याद करो। ये बताया था क्या कि E बराबर mc² होता है। तो मास केजी में होगा तो 10⁻³ kg है, और ये आपका क्या? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही इसका क्या? होल स्क्वायर। अब इसको अगर लिखिएगा तो 10⁻³ और गुने 3 या 10⁻- कितना हो जाएगा? 16 -16, ये किस में हो जाएगा? जूल में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 × 10⁻⁻16 कहते हैं, +16 ना। 10⁻16 में 3 गया, 3 × 10⁻, क्या? 13 जूल के बराबर होगा। 3 × 10⁻13, 3 × 10⁻13, 3 × 10⁻13, इतना ही आ रहा है। अच्छा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 × 10⁻13 क्या हो गया? 9 × 10⁻13 जूल के बराबर। तो क्या दिया हुआ था? यूरेनियम का मास दिया हुआ था, एनर्जी निकालना था। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन बताया था? वो सिद्धांत तो आइंस्टीन ही दिया था। कौन दिया था? आइंस्टीन दिया था। किससे? मास का रिलेटिविटी थ्योरी, E बराबर mc²। बैठा दिया, मास दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट पता था, एनर्जी निकल गया। जानता ही नहीं है। समझना चाहिए कि बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पैदा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो मिनटों में उड़ाया जा सकता है किसी चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉस्जीन, आपका फॉस्जीन इज द कॉमन नेम ऑफ, फॉस्जीन जो होता है वो बेटा कार्बोनॉइल क्लोराइड का COCl2 जो होते हैं उसी का कॉमन नेम होता है, उसी का कॉमन नेम होता है। इसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोल सकते हैं? कार्बोनॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्बोनॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, फॉस्जीन का कॉमन नाम यही होता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन किए। अब देखिए क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है सो देखिएगा। एक्स आपका एटॉमिक मास, ए आपका ये दिया हुआ है, जेड आपका ये दिया हुआ है। आपका ए में बदल जाता है और हीलियम में 2 ठो और 4 ठो था। कितना? 238। 238 में 4 को घट गया तो बचा कितना? 234 ये बच गया। अब 92 में 2 गया तो कितना बचा? 90। तो आपका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 234, और एटॉमिक नंबर कितना है? तो 90। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शायद पूछ रहा होगा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एलिमेंट ए में कितना होगा न्यूट्रॉन? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए। मास कितना दिया हुआ है? 234, घटा क्या दीजिएगा? 90। तो कितना आ जाएगा? ये 4 हो गया, और इधर कितना हो गया? 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, और इधर 144। कितना हो जाएगा? 144। कितना हो गया? 144। बी सिंपल, बी सिंपल, वेरी सिंपल, उम्मीद से ज़्यादा सिंपल। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। ये कैसा रिएक्शन है भाई? कुछो नहीं है। ई इसको इधर घसका दिया, आई इसको इधर घसका दिया। इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। है ऑप्शन? बिल्कुल है सर। ऐसा तो कितना क्वेश्चन किए, इस सब में जान है, जान प्राण है ये नहीं है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मार्स गैस, मार्स गैस पहले भी बताया है तुम लोगों को। कौन? मीथेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है बॉक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट और ऑफ, बॉक्साइड किसका बहुत अच्छा और होता है? एल्युमिनियम का। है ऑप्शन? बिल्कुल। ये सब थ्योरी का क्वेश्चन है, एक एक लाइन में मारेगा। देख रहा है ना, तीर धनुष की आवश्यकता नहीं है, देखते ही योद्धा, देखते ही सैनिक सब मर रहा है। क्या कहता है? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर
एंड डिफरेंट मास नंबर, एंड डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होगा तो मास नंबर अलग हो जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सेम चार्ज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। क्या कहता है, द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन होगा, बैकेलाइट। बैकेलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि आपको मैं बता दूं कि थर्मोसेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में थर्मोसेटिंग का क्या मतलब होता है बेटा वो जानो। थर्मोसेटिंग का क्या मतलब होता है वो जानिएगा। थर्मोसेटिंग, एक वर्ड आपका थर्मो है, दूसरा आपका सेटिंग है। थर्मो का मतलब होता है हीट और सेटिंग का मतलब होता है जमना। सेटिंग का मतलब होता है जमना। वैसे आप लोग को पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो गल जाता है, पिघल जाता है, टूट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसको आप बहुत ज़्यादा हीट कीजिएगा, बहुत कोशिश कीजिएगा हीट करने का, उसके बाद जितना ज़्यादा हीट कीजिएगा उतना वो जमते जाएगा, उतना वो क्या करतेगा, जमते जाएगा। जैसे तुम चाइना मिट्टी और चाइना क्ले का नाम सुना होगा, मूर्ति बन के ठेला पर बिकाते रहता है, उसको कितनों आग में पका देगा, बिल्कुल आग में डाल देगा। जैसे खपड़ा ईंटा तो हमारे यहाँ पक जाता है, पकता है ना, तो उसको अगर बहुत ज़्यादा पका दीजिएगा, ईंटा को भी बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो झामा बन जाता है, गल जाएगा, बिल्कुल सीमेंट की तरह झामा बनता है ना, झामा वाला ईंटा जो सस्ता बिकता है वो ज़्यादा पकने के कारण हो जाता है। और ये आपका ऐसा मिट्टी बैकेलाइट आपका ऐसा चीज़ होता है जिसको आप बहुत जितना ज़्यादा हीट कीजिएगा उतना वो जमते रहता है, उतना वो सेट होते रहता है, आपस में क्या होते रहता है, सेट होते रहता है। तो एक एग्जाम्पल पूछ रहा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोल्ड कॉइल क्या होता है। तो रोल्ड कॉइल जो होगा इसमें आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होगा। क्यों होगा, तो इसमें दो तरह के चीज़ होते हैं, इसमें आपके दो तरह के चीज़ होते हैं। रोल्ड कॉइल में क्या होता है कि कॉपर का अमाउंट 95%, एक बार आपका कॉपर का अमाउंट 90% लिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। कॉपर में हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो एक में 5% एल्युमिनियम मिलाएंगे और ये कॉपर इतना हो गया, और इसमें जो है एल्युमिनियम आपका कितना हो जाएगा, 5% होगा, और इसमें एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये दो तरह के होते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं रोल्ड कॉइल। तो रोल्ड कॉइल वाला जो आएगा नीचे, रोल्ड कॉइल वाला, तो ये आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है, नीचे वाला ये है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है। इसी एल्युमिनियम ब्रॉन्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, जिसमें आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, जिस यानी क्या कॉपर का अमाउंट 90% और एल्युमिनियम का अमाउंट 10% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कैल्सिनेशन। हम दो प्रोसेस पढ़े थे, आपको याद होगा। एक हमारा प्रोसेस था रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग का मतलब होता है जारन विधि, ठीक है। और एक हमारा प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। एक हमारा प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिनेशन, जिसका हिंदी होता है निस्तापन विधि। निस्तापन विधि दोनों में क्या किया जाता है, सो देखिएगा। दोनों प्रोसेस से मेटल के ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है। दोनों प्रोसेस से एक ही चीज़ प्राप्त किया जाता है, मेटल ऑक्साइड हम लोग प्राप्त करते हैं, नंबर 1 चीज़। दूसरा, दोनों प्रोसेस में होता क्या है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम उसको गर्म करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम उसको गर्म करते हैं। एक जो रोस्टिंग होता है वो बीपी के नीचे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम इसको गर्म करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे कि रोस्टिंग में हम क्या करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और बिलो देयर मोल्टिंग पॉइंट हम लोग गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। किसके उपस्थिति में, तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के उपस्थिति में उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम गर्म करते हैं, तो मेटल का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जो आपका ओर होगा, जो सब्सटेंस कंसंट्रेटेड ओर होगा, रोस्टेड ओर में बदलेगा आयस, वो आपको पोरस नेचर का हो जाएगा, छिद्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में भी यही चीज़ होता है कि इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे गर्म किया जाता है, और ये इन एब्सेंस ऑफ एयर, या तो लिमिटेड अमाउंट में एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति में
या जितना हवा चाहिए, चूंकि गर्म करना है ना, तो जितना हवा चाहिए उतना ही हवा होगा, उससे ज़्यादा हवा नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कहता है कैल्सिनेशन इज क्या होता है, हीटिंग द ओर, लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंट ऑफ एयर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। दोनों से मेटल का ऑक्साइड ही प्राप्त करते हैं, मेटल का ऑक्साइड दोनों में बाहर होता है, सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों प्रोसेस में गर्म किया जाता है, दोनों प्रोसेस में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही गर्म किया जाता है। और दोनों प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एक आपका रोस्टिंग में ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन के या हवा के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। चलिए, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हाफ सेंचुरी लगने वाला है। कितना मार दिया तेंदुलकर, कितना मार दिया सब। अभी तो कोहली वोहली सब केवल हाफे सेंचुरी दे रहा है। तो बेटा वो भी पसीना बहाता है, वो भी मैदान में पसीना बहाता है। आप घर में खड़ा होकर हाथ में मोबाइल पकड़ के नहीं देख सकते हैं। तो सोचिए, नाम किसी का ऐसे ही नहीं होता है। नाम कमाने के पीछे और नाम लाने के पीछे बहुत बड़ा त्याग होता है, जिसको लोग देखता तो नहीं है, बस ये कह देता है कि इसका नाम है। तो बस ये कह देता है कि इसका नाम है, लेकिन उस नाम के पीछे कितना त्याग और तपस्या होता है वही जानता है। तो आप लोग भी आज तपिएगा, जलिएगा। मैंने कहा है हमेशा बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। तो याद करो, आज अगर कष्ट है तो कल सुख शांति होना ही होना है। ये हमारा कथन नहीं है, महाभारत चल रहा है। तो महाभारत में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। ठीक है, मेरा माया का जाल इतना प्रबल है कि इंसान कभी किसी के वियोग में लंबा समय तक नहीं रह सकता है। तो जिस बच्चे को ऐसा लगता होगा, आज तक कोई वर्ड ही नहीं बना, डिक्शनरी के अंदर ये कोई वर्ड ही नहीं बना कि बेहुदा है, उसको पढ़ने नहीं आता है, ये बिल्कुल कमज़ोर है। कहीं देखो हो ऐसा वर्ड ढूंढ से मिला है कि पढ़ाई में बच्चा कमज़ोर है, इसका कोई वर्ड दिखा दो। तो ऐसे वीक मिलता है, कमज़ोर। कमज़ोर यानी का कुछों में कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर हो सकता है, स्टेमिना घट गया, बीमारी हो गया, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर है, नटखट है। ये कहाँ है? लोग अपने साइकोलॉजी से इस वर्ड को बना दिए हैं। तो कोई कमज़ोर नहीं होता है। आप केवल कोशिश तो कीजिए, मेरे साथ बने रहिए ना। कुछ समय बाद देखिएगा जो पीछे के टेबल पर होता है, आगे वाले एक समय आता है सीट छोड़ देते हैं, तो नए आने वाले से पहले पीछे वाला ही आगे बैठता है। लेकिन कब? जब आप यहाँ पर डटे रहिएगा तब। ये तो कोशिश करना होगा। हमने 46 सैनिक को मार दिया, उसके साथ कितने उसके मंत्री ये सब थे, उस सब को भी ध्वस्त कर दिया। अब हम लोग कितने पर हैं? 47। क्या कहता है कि CuOH होल टू CuCO3, यानी ये एजूराइट है। इज एन ओर ऑफ कॉपर, इट्स नेम इज। अच्छा, इसका 2 अमाउंट ले लीजिएगा। ये आपका मैलाकाइट है, इसी का 2 अमाउंट ले लीजिएगा तो किस में बदल जाएगा? एजूराइट में चेंज कर जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अब कहता है फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे तो पढ़े हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब पढ़े हैं ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, चूना पानी, ये सब पढ़े हैं। कंपाउंड, ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन था यार, कुछ है। 49 ऑक्सीडेशन इज द, पढ़ाए थे, याद होगा, लियोजर पढ़ाया ना, लियोजर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज द क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट। हमने कई तरह का रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन पढ़े हैं ना। बहुत सारे टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं। पूछ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बड़ा सिंपल होता है। देखो क्या होता है, ए को बी से रिएक्ट करवा दो तो दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा? ए बी बना लेगा। ए को बी से रिएक्ट करवा दो तो दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा? ए बी बना लेगा। दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा? ए बी बना लेगा। तो इसमें चेक करके बताना है कि कौन होगा, जरा चेक करो तो। टाइम देखिएगा। ए को बी से कंबाइन करवाएंगे तो क्या बनेगा?
ए को बी से कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन को O2 के साथ या O के साथ कंबाइन करवा दिए तो क्या बन गया, CO बन गया। कार्बन को O2 के साथ कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया, CO2 बन गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का कॉम्बिनेशन O2 के साथ करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन होगा, Na2O। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका जो कहानी था, इसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है। मैंने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चन का अंबार लगा दिया। प्रत्येक सेक्टर के बहुत सारे सेट का अंबार लगाए हुए हैं तुम लोग के लिए। वेट बस इतना है कि खाना बना हुआ है, खाने वाला तैयार है या नहीं है। खाने वाला अगर तैयार है, आप लोग को चाहिए कि सर का जो खाना बना हुआ है वो टेस्टी है, ठीक है, न्यूट्रिशियस है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे ज़िंदगी में इसका आना होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, ये तो ज़रूर कीजिएगा। और आप कैसा लगा ये जो हमारा महाभारत चला, हमने कुछ को परास्त किया, कुछ बचा हुआ है। अच्छे अच्छे सैनिक हमारे हमसे युद्ध करने के लिए अभी भी तैयार हैं। मैं आपको कुछ टेलर दिखा दूं तो शायद आपको विश्वास हो जाएगा कि कितने सैनिक अभी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रा सा टेलर देख लीजिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। देखो इधर कितना सैनिक है, दिखाई दे रहा है, कितने सैनिक आपको तैयार हैं। बिल्कुल सब तैयार है, सबको परास्त करना है। तो टाइम बहुत ओवर होते जा रहा है, तो इस ओवर टाइम को देखते हुए आपका कैसा रेफरेंस रहेगा, उसके बाद महाभारत का नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के, यानी सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 1200 प्लस क्वेश्चन लगभग आपको अप्रॉक्सीमेट हम कंप्लीट करके रख चुके हैं आपके लिए। वो जो आपका मॉडल सेट का कहानी था वो आपका कंटिन्यू आते ही रहेगा। आप इसका रेफरेंस बताइएगा। ये आपका एक लॉन्ग टाइम इंटरवल का चीज़ होगा और इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आएंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। जिस बच्चे को यहाँ से दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में समझाना तो नहीं है, ये मेरा पॉइंट होगा कि आप युद्ध के मैदान में जाके किसी कॉन्सेप्ट और किसी चीज़ पर सोचेंगे नहीं। सोचने के लिए बेटा क्लासरूम होता है, सोचने के लिए घर होता है, सोचने के लिए एग्जामिनेशन हॉल नहीं होता है। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा और सिस्टम होगा वो आपको क्लासरूम का सिस्टम नहीं होगा, ये आपका घर का सिस्टम नहीं होगा। ये हमारा सिस्टम किसका होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल का सिस्टम होगा। घर के और क्लासरूम के सिस्टम को आपको फॉलो करना है तो आप हमारे मॉडल सेट को देखिए, आप हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखिए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ हमको कमेंट कीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए। जो कॉन्सेप्ट जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वहाँ शारदा क्लासेस पर जाके डायरेक्ट टिपिएगा। जो कंटेंट आपको चाहिए वो आपको यूट्यूब पर जाने के बाद शारदा क्लासेस टिपिए, जाइए इसके प्लेलिस्ट में जो आपका पॉलिटेक्निक वाला है। और ये सब बच्चे के लिए, मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आपका वो ICR का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चा आपका पैरामेडिकल का तैयारी कर रहा है, बहुत सारा बच्चा आपका ये क्या बोलते हैं B.Pharmacy का कर रहा है। तो ये सब बच्चे आपको याद कीजिए कि क्या लाइट हमको पढ़ना है, तो जो लाइट आप 11th 12th में, क्या जो बच्चा पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा है वो 11th 12th में लाइट कुछ और पढ़ा है कि वही NCERT का सिलेबस पढ़े हैं आप लोग? क्या पैरामेडिकल का जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो 11th 12th और 10th में लाइट का दूसरा चैप्टर पढ़ा है कि वही NCERT का बुक पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि जो बच्चा BSc नर्सिंग का तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन करेगा, क्या बच्चा वो इंटर में वो बच्चा क्या दूसरा सिलेबस पढ़ा था अपने लिए? क्या नहीं, वही सिलेबस था। तो हम भी बेटा यहाँ जो दे रहे हैं, एक पैरामेडिकल तो मान लो कि थंबनेल लगा दिए हैं, पैरामेडिकल वाले मैक्सिमम बच्चे हैं हमारे पास, उसको पढ़ाना हम शुरू किए थे इसलिए हम पैरामेडिकल लिख रहे हैं। लेकिन 10th का, 11th का, 12th का जितने भी कॉन्सेप्ट है एक एक करके वो सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग से ये
रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप लोग को ये बताया जा रहा है कि आप हमको कमेंट करके बताइए, आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये महाभारत का जो सीरीज हमने आपके लिए लाया, ये सीरीज आपको कैसा लगा, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। अगर बेटा कंटिन्यू रखने का इरादा होगा, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आपका जो लंबा लंबा चैप्टर होगा, उन सारे चैप्टर को हम 1 से 2 से 3 आपको महाभारत के 3 एपिसोड में पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं और कम समय में आपको बेहतर बहुत कुछ दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते खाते पीते रहिए, एंजॉय कीजिए। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें थोड़ा स्पीड चले हैं कि क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ था। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।